लाइव। लाइव। हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून प्रीति, नवनीत, राहुल, अंकित, कार्तिक, हर्ष, पवन, अभिनव, मोहम्मद, गौरी, श्याम, नितिका, दीपिका, पवन, आलोक, गौरी, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, प्रीति, योगिता, ज्योति, वर्षा, कीर्ति, पवन, रवि, गोलू, अभिषेक, अनुपम, रमेश, खुशबू, सचिन, सौरभ। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया हम पूरा लेट हैं आज 30 मिनट्स। हालांकि आप लोगों को अपडेट मिल गई होगी कि पूरा 30 मिनट हम लेट हैं। हमारी क्लास शुरू होने वाली थी 1 बजे, लेकिन आज जो क्लास हमारी शुरू हुई है वो शुरू हुई है 1:30 पर। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हम 10 मिनट लेट हुए थे, दिल्ली में ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो पिछली बार तो हम थोड़ा सा ही ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन इस बार तो बेटा बवाल हो गया, बवाल। इस बार तो बवाल था, जहां ये समझ लो करियरविल बिल्डिंग के सामने ही मैं अपनी गाड़ी में बैठा था और वहीं बैठे बैठे मुझे आधा घंटा निकल गया। टस से मस नहीं हुई मेरी गाड़ी, टस से मस। फिर मैं गाड़ी वहीं ड्रॉप करके अपने करियरविल ऑफिस से किसी एक एम्प्लॉय को बुला के वहां बैठा के आया हूं अपनी गाड़ी में, और वहीं गाड़ी छोड़ के फिर पैदल पैदल वॉक करता हुआ आया हूं। ठीक है, तो ये कारण है हमारे लेट होने के पीछे। अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जैम है, मतलब पता नहीं किस रीजन से क्या बवाल है। मतलब इतनी जल्दी मैं अपने घर से निकला था, है ना, करियरविल ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी हम लेट हो गए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जाम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आधे घंटे से मान लो मेरी गाड़ी यहां से यहां तक नहीं पहुंची, ये समझ लो। हाँ, पैदल आ जाते, पैदल घर से नहीं आ सकते ना। घर से तो बेटा गाड़ी से ही आना पड़ेगा। घर तो थोड़ा दूरी पर है ना भाई, ऑफिस से घर दूर है कम से कम 5-6 किलोमीटर। हालांकि आज मैं अगर अपने घर से पैदल भी निकलता ना तो भी बहुत जल्दी पहुंच जाता, लेकिन फिर क्या करें। हाँ जी, हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा या ड्रोन। ड्रोन में कैसे उड़ के आएंगे, हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। हाँ, अब अगली बार से, कल से मैं हेलीकॉप्टर से आया करूंगा दिल्ली में भैया। बहुत ट्रैफिक जाम है, सड़क पे तो गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। ये समझ लो टू व्हीलर भी नहीं चल रहा था, टू व्हीलर वाले भी वहीं की वहीं खड़े हुए थे बेचारे, वो भी हिल नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। हाँ जी। हाँ, मैं घर के स्टूडियो से क्लास भी ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ऑफिस चलते हैं, ऑफिस से क्लास लेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम डाइस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। डाइस चैप्टर का आज लास्ट डे होगा, है ना। आज डाइस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि डाइस में टोटल 5 केस होते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन लैंग्वेज, जिसमें हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन सारे खत्म कर लिए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू 1 फिगर हम निपटा सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू सेकंड फिगर हम निपटा सकते हैं, क्योंकि सेकंड फिगर के अंदर 3 केस बनेंगे, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मोर देन 2 फिगर वाला हम खत्म कर सकते हैं। और हम ओपन डाइस बेसिकली पढ़ रहे थे, है ना। ओपन डाइस में सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी के दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और आज हम फाइनली केस फिफ्थ पढ़ने वाले हैं। 5वां केस हमारा बचा हुआ है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ओपन डाइस में एक स्पेशल क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे एक 3 स्टार क्वेश्चन मैंने आपको कराया था बेटा, क्लोज फॉर्म में 3 स्टार क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन मार्क वाले, उसमें एक 3 स्टार क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। वैसे ही 3 स्टार क्वेश्चन बेटा ओपन डाइस में भी है। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस पे अगर नजर डालें, अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग बना चुके हो, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। कितने क्वेश्चन बना चुके हो टोटल? देखो 46 क्वेश्चन तो आपने, 47 क्वेश्चन तो आपने क्लास में किए थे, है ना, है ना। एक एक क्वेश्चन को मैंने लिख के कराया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने अलग से किए थे। ये वाले क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। अच्छा, पीडीएफ में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ दिया था, और एक क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 मैंने छोड़ दिया था। बाकी हमने कितने क्वेश्चन बना लिए थे? नहीं, 10 नहीं बेटा, 8 और 11। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 हमने छोड़ दिया था। बाकी हमने कितने क्वेश्चन बना लिए थे? हाँ, 13 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए थे, 13 क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो हम
ओपन फिगर के उस 3 स्टार वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो 3 स्टार वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो 47 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए थे, तो उसी क्वेश्चन नंबर 47 के ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है ना। एक ओपन फिगर बनाओ बेटा, एक ओपन फिगर बनाओ डाइस की। ये 3 स्टार क्वेश्चन है बेटा हमारा ओपन फिगर से रिलेटेड। बनाइए। हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत ही बेसिक सी फिगर है। एंड देर आर 4 ऑप्शंस, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि जब मैं इस क्यूब को फोल्ड करूंगा तो मेरा जो क्यूब बनेगा वो मुझे कैसा दिखाई देगा, है ना। वो भाई जो क्यूब मेरा दिखेगा मुझे किस तरीके से दिखाई देगा? ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह? ए की तरह दिखेगा, बी की तरह दिखेगा, सी की तरह दिखेगा या डी की तरह दिखेगा, है ना। जब मैं इस क्यूब को फोल्ड करूंगा, जब मैं इस पेपर को फोल्ड करूंगा तो एक क्यूब बनेगा। वो क्यूब मेरा किस तरह से मेरे को दिखाई देगा? देर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको बताना है वो क्यूब मेरा कैसे मेरा हमें दिखाई देगा। ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। ठीक है, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। ये क्वेश्चन नंबर 48 है और ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 में मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, 1 2 6, है ना। 1 2 6, 1 2 4, 1 2 6, 1 2 4 एंड 1 2 1 2 5, 1 2 5 एंड 3 4 5। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? और वही क्वेश्चन नंबर 49 है बेटा, 3 स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये है 3 स्टार क्वेश्चन। बताओ इन चारों में से कौन सी फिगर हमारी सही होगी? इन चारों में से कौन सी फिगर हमारी सही होगी? इन चारों में से कौन सी फिगर हमारी सही होगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बताओ इन चारों में से कौन सी फिगर सही है? जल्दी से बताओ, फटाफट से। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जितना आसान क्वेश्चन नंबर 48 है, जितना आसान जितना आसान क्वेश्चन नंबर 48 है, उतना ही मुश्किल है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 49 को बनाना।
आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 49 में तो चारों ही ऑप्शन ठीक है। क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप गलत साबित कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 49 में किसी भी ऑप्शन को गलत साबित नहीं कर सकते। पहले तो आप इस डाइस को सॉल्व करो बेटा। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। 2 के अपोजिट क्या होगा? 4, 4 के अपोजिट होगा 2, 2 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 2। भैया ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। जब ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा तो अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाती है ना। और उसके अलावा बेटा 3 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 3, 3 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 3। और बेटा ये जो बच गए 1 और 6, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे। तो जब इस ओपन फिगर को फोल्ड करके मैं एक क्यूब की शेप दूंगा तो उस क्यूब में 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 1 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट होगा 1। ठीक है। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, डाइस में दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। बेटा 1 और 6 ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है। 1 एंड 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। जब ये फिगर फोल्ड होके क्यूब की शेप लेगा ना तो बेटा 1 के अपोजिट 6 जाएगा, 1 के पीछे जाएगा 6, 1 के साथ नहीं आ सकता। तो दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती, हटा दो। सर 2 and 4 both are opposite to each other, they can never be seen together. Sir 1, 2, 5, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 3 and 5 both are opposite to each other, they can never be seen together. तो जो बचा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्लास में हर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 48 का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, कोई भी ऐसा सिंगल बच्चा नहीं है जिसने 48 का आंसर गलत दिया। सबने एकदम सही आंसर दिया। लेकिन बात है क्वेश्चन नंबर 49 को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि हम यहां पर किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पर? किसी भी ऑप्शन में बेटा दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे रही। नॉट अ सिंगल, एक भी सिंगल ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, एक भी सिंगल ऑप्शन। तो आप आखिरकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे? एक भी सिंगल ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते तो आप इसको सॉल्व करोगे कैसे? तो बेटा ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां पर ओपन फिगर वाला क्वेश्चन बेटा अपोजिट सरफेस के हिसाब से अगर एलिमिनेट ना हो ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन को हम रोटेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम रोटेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें ना रोटेशन मेथड अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। अब जो ऑप्शंस हम एलिमिनेट करेंगे ना वो रोटेशन मेथड से करेंगे। सर रोटेशन मेथड क्या होता है? देखो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि ये जो नंबर्स होते हैं जब ये डाइस फोल्ड होता है ना, तो जैसे कि ये नंबर क्लॉकवाइज है, जैसे ये डाइस फोल्ड होगा तो ये नंबर्स हमें एंटी क्लॉक दिखते हैं। कल का मतलब फ्राइडे वाली क्लास में समझाया था। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे ना, जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे तो इस ओपन फिगर के अंदर जो नंबर्स की रोटेशन है ना, जब ये फिगर फोल्ड होगा तो फिगर फोल्ड होने पर रोटेशन हमारी बिल्कुल एज इट इज मैच करेगी, बिल्कुल एज इट इज मैच। वो रोटेशन हमारी चेंज नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा यहां पर 1, 2, 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। भैया 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा तो क्यूब के अंदर भी 1, 2, 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होने चाहिए। क्या क्यूब के अंदर 1, 2, 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यूब के अंदर 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्यूब के अंदर 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि जब ये फिगर फोल्ड होगा तो डेफिनेटली 1, 2, 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए, 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं हो सकता। देखो 1, 2, 3 हमें कैसे दिखाई दे सकता है? 1, 2, 3 हमें किस तरीके से दिखाई दे सकता है क्यूब के अंदर? जरा ध्यान से सुनना, मुझे देखना है 1, 2, 3। देखो 1 में यहां भी ले सकता हूं, 1 में यहां भी ले सकता हूं, 1 में यहां भी ले सकता हूं, 1 कहीं भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1, 2, 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। इन तीनों में से कोई भी फिगर अलग नहीं है, ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। तीनों फिगर एक जैसी हैं। तीनों फिगर में 1, 2, 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहां पर 1, 2, 3 क्लॉकवाइज है तो यहां भी 1, 2, 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। अच्छा अगर मैं 4, 5, 6 की रोटेशन चेक करूं बेटा, 4 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 4, 5, 6 एंटी क्लॉक है, लेकिन यहां पे 4, 5, 6 क्लॉकवाइज है। यहां 4, 5, 6 एंटी क्लॉक है, लेकिन यहां 4, 5, 6 क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी जो रोटेशन है ये भी गलत है, ये भी रोटेशन गलत है।
अच्छा, 3 4 6 की रोटेशन कैसे चेक करोगे? 3 4 6 की रोटेशन कैसे चेक करोगे? देखो 3 ये है, 4 ये है, ये जो 6 है ना बेटा, ये हमारे राइट हैंड साइड पर है, तो 6 बेटा राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। ये जो 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो 1 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। इसको यहां भी एज्यूम कर लो, इसको यहां भी एज्यूम कर लो, इसको यहां भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 बेटा राइट हैंड साइड पर ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 6 को कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। अब देखो 3 4 6 की रोटेशन देखो, 3 से 4, 4 से 6। सर अगर मैं 3 से 4 जा रहा हूं, पहले मैं 3 से 4 जा रहा हूं, फिर 4 से 6 जा रहा हूं, तो 3 4 6 की जो रोटेशन बनेगी ना, वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। जबकि यहां पे 3 4 6 की रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये फिगर भी मेरी गलत है। देखो 1 4 5 की रोटेशन देखो, 1 4 5। सर 1 से 4, 1 से 4, 4 से 5 की जो रोटेशन है, 1 से 4, 4 से 5 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। और यहां भी 1 से 4, 4 से 5 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां पर ऑप्शंस जो एलिमिनेट हुए हैं वो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे नहीं हुए। यहां पर जो ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं वो रोटेशन मेथड से हुए हैं। तो इस स्पेशल क्वेश्चन में हमें रोटेशन मेथड अप्लाई करना पड़ा। थोड़ा सा डाउट है, रोटेशन मेथड में दूर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है? अभी मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा रोटेशन मेथड से रिलेटेड, तुम्हारा डाउट दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो। रिगार्डिंग रोटेशन मेथड सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे रोटेशन मेथड से रिलेटेड। बस हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आप लोगों का एक टेस्ट लेना पड़ेगा। क्या आप लोग रोटेशन समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है? ये चेक करने के लिए क्या रोटेशन आप चीज लोगों को समझ आ रही है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो। बताओ, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से विषम छांटना है। फटाफट से विषम छांटो। मैं एक बार चेक कर लूं क्या आप लोग रोटेशन मेथड समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। जल्दी से छांटो बेटा, फाइंड ऑड वन आउट। इन चारों में से एक ऐसी फिगर है जो सबसे अलग है। फाइंड ऑड वन आउट। रोटेशन में पहचान तो लूं क्या आप रोटेशन पढ़ भी पाते हैं या नहीं पढ़ पाते? रोटेशन चीज आपको पता है कि नहीं पता? हम्म, चलिए, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से एक विषम छांटो, जल्दी से विषम छांटो इनमें से एक। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। बेटा अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, देखो किसी भी एक सिंबल को पकड़ लो, डॉलर को पकड़ लो बेटा। डॉलर हैज परसेंटेज क्लॉकवाइज, डॉलर हैज परसेंटेज क्लॉकवाइज। सर डॉलर हैज परसेंटेज क्लॉकवाइज, डॉलर से स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो डॉलर हैज परसेंटेज क्लॉकवाइज, डॉलर हैज परसेंटेज क्लॉकवाइज। सर डॉलर हैज परसेंटेज क्लॉकवाइज, लेकिन डॉलर हैज परसेंटेज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इन चारों में ये वाली फिगर सबसे अलग है, ठीक है? सर किसी भी एक सिंबल को पकड़ लो, आपकी मर्जी है। सर्कल, डिवाइड, ट्राइंगल,
क्लॉकवाइज, सर्कल डिवाइड ट्राइंगल क्लॉकवाइज, सर्कल डिवाइड ट्राइंगल क्लॉकवाइज और सर्कल डिवाइड ट्राइंगल क्लॉकवाइज, लेकिन सर्कल डिवाइड ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि यहां ये वाली फिगर अलग है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको फिर रोटेशन मेथड भी समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं लौट के, मतलब उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रोटेशन दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। एक काम करो आप, ये फिगर जब आप फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर हमें किसकी शेप देगा, क्यूब की शेप देगा। अच्छा, हमारा एक क्यूब बनेगा, बनेगा ना क्यूब, डेफिनेटली क्यूब बनेगा। इस क्यूब में आपको क्या करना है, इस क्यूब में, है ना, आपको रिप्रेजेंट करने हैं तीन लेटर। कौन कौन से तीन लेटर रिप्रेजेंट करने हैं, ए बी सी। आपको इस क्यूब में तीन लेटर को रिप्रेजेंट करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी। बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करके बताओ ए कॉमा बी कॉमा सी को, जल्दी से, जल्दी से रिप्रेजेंट करके बताओ ए बी सी को। आपको इस क्यूब में रिप्रेजेंट करना है ना, डी कॉमा ई कॉमा एफ, डी कॉमा ई कॉमा एफ। मैंने लिख दिया कि डी यहां पर है। अब बाकी का फिगर आप बनाओ। ये पहली फिगर है, ये दूसरी फिगर है, तीसरी फिगर हम बनाते हैं। आपको इस क्यूब में तीन लेटर रिप्रेजेंट करने हैं, बी सी एफ, और सी यहां पर है। ठीक है, आपको इस क्यूब में तीन लेटर रिप्रेजेंट करने हैं, तीन लेटर रिप्रेजेंट करने हैं, ए कोमा डी कोमा ई, और डी लेटर यहां पर है ना। आपको इस क्यूब में, आपको इस क्यूब में बेटा, ये सिर्फ एक टीचर जानता है कि इसको फोल्ड करके जो क्यूब बनेगा उस पर लेटर्स की प्रिंटिंग कैसे होगी। ये नॉलेज टीचर के पास होती है लेकिन अब आपके पास भी हो रही है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, रोटेशन मेथड से रिलेटेड। आपको क्यूब में रिप्रेजेंट करना है ए कॉमा बी कॉमा ई, और ए यहां पर है। चलिए साहब, आप ये जो डाइस हैं इनको कंप्लीट कर दो बेटा, इन डाइस को कंप्लीट कर दो फटाफट से। आपको रिप्रेजेंट करना है ए बी सी, इन डाइस को कंप्लीट कर दो फटाफट से, जल्दी से कंप्लीट कर दो। हाँ जी,
जी हो गए बेटा क्वेश्चन सॉल्व। देखो अगर मैं बात करूं एबीसी की, तो ए से बी से सी क्लॉकवाइज है। तो बेटा ए अगर यहां है, अगर ए यहां है तो डेफिनेटली बीसी यहां जाएगा। ए बी सी क्लॉकवाइज। अगर ये ए यहां है तो डेफिनेटली बीसी यहां जाएगा। अगर ए यहां है, ये तीनों ही एक जैसी फिगर है इन तीनों में से, मतलब ये तीनों ही बेटा पहली फिगर है। इन तीनों फिगर में कोई भी फिगर अलग नहीं है, तीनों एक जैसी है। अच्छा हमें डीईएफ भरना है सर, डीईएफ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर डी यहां है तो डेफिनेटली ईएफ को यहां रखेंगे, तभी तो डीईएफ एंटी क्लॉक बनेगा, तभी तो डीईएफ एंटी क्लॉक बनेगा। सर बीसीएफ, अगर मैं बीसीएफ को देखता हूं तो बेटा एफ जो है ना वो राइट हैंड साइड पे है, तो बीसीएफ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। बीसी है, देखो बी से सी से एफ एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो बीसीएफ एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो अगर सी यहां है तो डेफिनेटली बी और एफ यहां जाएंगे, तभी तो बीसीएफ एंटी क्लॉक बनेगा। भाई बीसीएफ एंटी क्लॉक कब बनेगा? जब बी यहां हो और एफ यहां हो, जब बी यहां हो और एफ यहां हो। भाई बीसीएफ एंटी क्लॉक है। अच्छा एडीई, अगर मैं एडीई को ध्यान से देखूं तो बेटा डी और ई यहां पर है, तो ए जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जो एडीई की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। एडीई की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एडीई क्लॉकवाइज होगा। एडीई क्लॉकवाइज तब हो सकता है जब ए यहां हो डी ई यहां हो। देखो एडीई क्लॉकवाइज, एडीई क्लॉकवाइज तब होगा, एडीई क्लॉकवाइज तब होगा। चलिए ये है अच्छा क्वेश्चन। डायरेक्शन है एबीई। बेटा ए बी सी तो समझ आ रहा है, लेकिन ए बी ई कैसे बने? देखो सी की अल्टरनेट सरफेस क्या है? सी की अल्टरनेट सरफेस ई है ना। सी की अल्टरनेट सरफेस क्या है? सी की अल्टरनेट सरफेस ई है। तो इस ई को मैं ऊपर भी तो लगा सकता हूं अल्टरनेट में, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। इस ई को मैं ऊपर भी लगा सकता हूं। सी की अल्टरनेटिव, सी की अल्टरनेटिव। तो हमें रोटेशन चेक करनी है ए बी ई। तो बेटा ए बी ई की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए बी ई एंटी क्लॉक होना चाहिए। ए यहां तो बी यहां ई यहां, तो ए बी ई एंटी क्लॉक, ए बी ई एंटी क्लॉक। अब आप देख लो किस बच्चे ने ये पांचों फिगर सही बनाई है। पांचों फिगर देखो, अगर आपने पांचों में से किसी भी एक फिगर को सही बनाया देन यू आर गुड। अगर पांचों में से आपने दो फिगर सही बनाई है देन यू आर वेरी गुड। अगर पांचों में से आपने तीन फिगर सही बनाई है देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने चार या पांचों फिगर एकदम सही बनाई है देन यू आर सुपर्ब। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट या फिर सुपर्ब। हाँ जी, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? तो ये है बेटा रोटेशन मेथड, कि किस तरीके से इन नंबर्स को इसके अंदर प्रिंट किया जाता है। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था बेटा, रोटेशन मेथड पर बेस्ड। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ये रोटेशन मेथड पर ही बेस्ड है। जब इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये क्रॉस बेटा इसके अपोजिट होगा। क्रॉस किसके अपोजिट होगा? क्रॉस अपोजिट होगा ये बड़े वाले डॉट के। अच्छा इसके अलावा ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये जो सर्कल है ये किसके अपोजिट होगा? ये सर्कल अपोजिट होगा इस बॉक्स के। सर्कल किसके अपोजिट होगा? सर्कल अपोजिट होगा इस बॉक्स के। समझ रहे हो? अच्छा इन दोनों को मिला के एक सरफेस बनेगी, इन दोनों को मिलाकर एक सरफेस बनेगी, वो ये वाली सरफेस होगी। और ये सरफेस किसके अपोजिट होगी? इन दोनों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, इन दोनों को मिलाकर एक सरफेस बनेगी ये वाली। तो ये जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, इस क्वेश्चन को भी ना ऑप्शन वही रोटेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन है ना रोटेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। और यहां पर हो सकता है एक से ज्यादा फिगर सही हो, यहां पर हो सकता है एक से ज्यादा फिगर सही हो। नंबर में ना बेटा वो डायरेक्शन पलट गई ना, हम उसको ऊपर ले गए ए बी ई, तो ए बी ई की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी।
सर ए बी ई का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा ना, नीचे से काउंटिंग करने पर ए बी ई की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एक बच्चे ने कहा ए बी ई की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ए बी ई, बेटा देखो ए बी सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ए बी सी की क्लॉकवाइज है और सी के अपोजिट ई है। अगर ए बी सी क्लॉक है तो डेफिनेटली ए बी ई एंटी क्लॉक होगा, क्योंकि सी के अपोजिट जो ई है ना, ई बेटा ऊपर भी तो जा सकता है, तो ए बी ई की जो डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉक बनेगी, ए बी सी क्लॉक बनेगा, ए बी ई एंटी क्लॉक बनेगा, क्योंकि सी और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बेटा रोटेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। देखो, क्रॉस सर्कल एरो, क्रॉस सर्कल एरो एंटी क्लॉक, चलो क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक क्या आएगा, क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक क्या आएगा। सर क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक अगर मैं चलता हूं तो एरो और ट्राइंगल है, क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक चलने पे एरो और ट्राइंगल है, पहली फिगर सही है। सर सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक चलो, सर सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक चलने पर एरो और ट्राइंगल है, सर सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक चलने पर एरो और ट्राइंगल है, ये भी सही है। सर सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज चलो, सर सर्कल डॉट से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो माइनस और रेक्टेंगल है, अगर सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज चलता हूं तो माइनस और रेक्टेंगल है। सर सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज चलने पर माइनस और रेक्टेंगल आना चाहिए, ये गलत है। सर क्रॉस सर्कल से क्लॉकवाइज चलो, अगर मैं क्रॉस सर्कल से क्लॉकवाइज चलता हूं, अगर मैं क्रॉस सर्कल से क्लॉकवाइज चलता हूं तो रेक्टेंगल और माइनस आना चाहिए, यहां पर रेक्टेंगल और माइनस आना चाहिए, रेक्टेंगल और माइनस आना चाहिए। तो यहां पर जो मेरी फिगर सही है वो है ए और बी। यहां पर ये रोटेशन मेथड से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन। ये ऑप्शन एलिमिनेशन जो ट्रिक थी ना अपोजिट सरफेसेस वाली, उससे सॉल्व नहीं हुआ, ये रोटेशन मेथड से सॉल्व किया है। बेटा ई को नीचे भी तो मान सकते थे, लेकिन ए बी ई जुड़ नहीं पाएंगे ना, ए बी ई तीनों एक साथ जुड़ने चाहिए ना। रोटेशन तब चेक करते हैं जब नंबर्स एक साथ हो, नंबर्स एक साथ होने चाहिए तभी तो रोटेशन बनेगी, है ना। वहां पर तुम नीचे जाओगे तो नीचे ई नहीं आ रहा, नीचे सी आ रहा है बेटा, सी। देखो जब तुम ए बी से नीचे जा रहे हो ना, नीचे जाने पर ई नहीं आ रहा, ये काउंट नहीं करेंगे, नीचे जाने पर सी आ रहा, सी जो उससे जुड़ा हुआ है। रोटेशन तभी चेक करोगे ना जो आपस में जुड़ी हुई है, ए बी सी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये और थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिकल करना। इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, पता है क्या चीज सीखने को मिलेगी, नई चीज। जब ये फोल्ड होके ऊपर जाएगा ना, जब ये फिगर फोल्ड होके ऊपर जाएगा तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, जब ये फिगर फोल्ड होके ऊपर जाएगा तो ये फिगर इस तरीके से घूम जाएगा, और जैसे ये इस तरीके से घूमेगा तो बेटा ये 2 से जो टच करेगी ना फिगर, वो इस तरीके से करेगी, लाइक दिस इस तरीके से। जैसे ये ऊपर जाएगा भाई, जब ये फिगर फोल्ड होके डाइस की शेप देगा तो ये वाली सरफेस इससे भी टच होगी लेकिन जो 2 से टच होगी ना वो इस तरीके से टच होगी, लाइक दिस। तो जब मैं 1-2 से एंटी क्लॉक चलूंगा, जब मैं 1-2 से एंटी क्लॉक चलूंगा तो पहले खाली फिर भरी सरफेस आनी चाहिए। तो जब मैं 1-2 से एंटी क्लॉक चलूंगा तो पहले खाली फिर भरी सरफेस आनी चाहिए। ये जो चौथी फिगर बनाई हुई है ये गलत बनाई हुई है। इस क्वेश्चन को आपको अपने घर पे प्रैक्टिकल करना है। आप एक पेपर लोगे, उस पेपर को इस तरीके से कट करोगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से लाइनिंग करोगे, फिर आप इसको फोल्ड करके क्यूब की शेप देना, और जैसे ही क्यूब बनेगा तब आप चेक करना कि ये वाली फिगर आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। इसकी जगह पता है क्या दिखाई देगा, अगर आप 1 को ऊपर रखोगे और अगर आप 2 को सामने रखोगे, 1 को ऊपर 2 को सामने, तो आपको जो राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा ना वो ये नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, 1-2 से एंटी क्लॉक खाली भरा, तो आपको जो सरफेस दिखाई देगी वो ये देगी, ये। तो ये प्रैक्टिकल आप घर पे करके देखना, बाकी की सारी फिगर हमें दिख सकती हैं। तो ये होमवर्क आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं है और ना ही आ सकता है ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में, समझ रहे हो। मुझे बिल्कुल ही भयानक क्वेश्चन है, भयानक। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्त, मेरे भाइयों,
फाइनली ओपन डाइस अब कंप्लीट हो चुका है और दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हो रिलेटेड टू ओपन फिगर, दुनिया का हर क्वेश्चन। अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाए, अब दुनिया का हर क्वेश्चन आप डाइस का बना दोगे। और कुल मिलाकर हम 13 क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं, 52 क्वेश्चन तो हम ये वाले सॉल्व कर चुके हैं और अपनी पीडीएफ के 13 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 14वें क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होगी, लेकिन 14वें क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले मुझे एक चीज बताओ। एक डाइस आपके सामने है, ठीक है बाबू, एक डाइस आपके सामने है, ठीक। इस डाइस में ये एक मानक पासा है और इस डाइस में एक के पीछे 6 है, 2 के पीछे 5 है और 3 के पीछे 4 है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, ये बताओ एक की विपरीत सतह कौन सी है? एक की विपरीत सतह बताओ, और ये बताओ एक के निकटवर्ती सतह कौन सी है? एडजेसेंट टू वन। बस ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है। एक के विपरीत बताओ, एक के निकट बताओ। हाँ जी, एक के विपरीत कौन सी है, एक से निकट कौन सी है? सर एक के विपरीत सतह कौन सी है? सर एक के पीछे तो 6 है, सर एक के पीछे तो 6 है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपोजिट सरफेस को छोड़कर, अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई वो सब इसके निकट होंगी। सर इसके निकट 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती है, अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती है वो सब इसके निकट होंगी। तो बेटा एक के निकट 2 भी होगा, एक के निकट 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, एक पासा है ना, जिसमें ए के पीछे बी है और इस पासे में ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लेटर हैं अलग अलग सरफेस पर, लेकिन बाकी के लेटर्स आपको दिख नहीं रहे। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बताओ अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए एंड एडजेसेंट टू ए, एडजेसेंट टू ए एंड अपोजिट टू सी। हाँ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से। सर अगर मैं इस फिगर में ध्यान दूं तो ए के विपरीत क्या है? ए के विपरीत बी है। अगर इस फिगर में ध्यान दूं तो मैं ए के विपरीत क्या है? बी। और ए के निकट क्या होगा बेटा? ए और बी के निकट क्या होगा? ए और बी के निकट क्या होगा? सर बी को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई वो सारी ए के निकट है। कौन कौन सी सरफेस बच गई? सी डी ई एफ। भाई जो सी डी ई एफ है वो बीच की चारों सरफेस पे आएंगी। तो सी डी ई एफ ये चारों ही बेटा ए को भी टच करेंगी, ये चारों ही बी को भी टच करेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं ना बी के निकट क्या है, तो बेटा बी के निकट भी एडजेसेंट टू बी, बी के निकट भी यही चारों सरफेस है, बी के निकट भी यही चारों सरफेस है, सी डी ई एफ। तो एक अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी की जितनी भी सरफेस बच जाती है चार, वो चारों उसके निकट होती है, एडजेसेंट होती है। अच्छा सी के विपरीत क्या है? सी के विपरीत क्या है? डी ई एफ। सर सी के विपरीत डी भी हो सकता है, सी के विपरीत ई भी हो सकता है, सी के विपरीत एफ भी हो सकता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते सी के विपरीत क्या आएगा। सी के विपरीत तो कोई भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तभी बना सकते हो आप, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तभी बना सकते हो, है ना, जब आपको ये बेसिक चीज पता हो डाइस के बारे में कि एक अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती है वो सभी इसके इन दोनों को टच करती है। डाइस में एक विपरीत सतह होती है, 4 होती है निकटवर्ती सतह। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक डाइस है जिसपे डॉलर हैज, परसेंटेज, कॉपीराइट, है ना, एट द रेट और डॉलर हैज, परसेंटेज, कॉपीराइट, एट द रेट और ट्रायंगल, ये 6 अलग अलग सिंबल हैं। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है डॉलर के निकट, डॉलर के निकट हैज है। हिंदी में लिख देता हूं क्वेश्चन बेटा, एडजेसेंट टू डॉलर इज हैज, एडजेसेंट टू डॉलर इज हैज, है ना। परसेंटेज के विपरीत, परसेंटेज के विपरीत, परसेंटेज के विपरीत कॉपीराइट है।
परसेंटेज के विपरीत कॉपीराइट है, परसेंटेज के विपरीत कॉपीराइट है, हैश के निकट, हैश के निकट परसेंटेज है, हैश के निकट परसेंटेज है, और डॉलर के विपरीत, डॉलर के विपरीत ट्राइंगल है। ठीक है, डॉलर के विपरीत ट्राइंगल है। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये डाइस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और हमसे पूछा फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू हैश, हैश के विपरीत कौन सा सिंबल है, फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू हैश, हैश के विपरीत कौन सा सिंबल है, फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू हैश, डॉलर, हैश, परसेंटेज, कॉपीराइट, एट द रेट, ट्राइंगल। बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। परसेंटेज के विपरीत क्या है, कॉपीराइट, परसेंटेज के विपरीत क्या है, कॉपीराइट, परसेंटेज के विपरीत कॉपीराइट है। सर डॉलर के विपरीत क्या है, ट्राइंगल, डॉलर के विपरीत क्या है, ट्राइंगल। तो जब डेफिनेटली परसेंटेज के विपरीत कॉपीराइट हो गया और डॉलर के विपरीत ट्राइंगल हो गया, तो 100% ये जो हैज बचा ये किसके विपरीत होगा, 100% ये जो हैज बचा ये एट द रेट के विपरीत होगा। इन दो पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा हैज के विपरीत क्या होगा, एट द रेट होगा, हैज के विपरीत क्या होगा, एट द रेट होगा। बात समझ पा रहे हो, इन दोनों पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों पॉइंट से हमें कोई, डॉलर के निकट हैज है बेटा, डॉलर के निकट ट्राइंगल को छोड़कर ये सारे डॉलर के निकट है, हैज के निकट परसेंटेज है, हैज के निकट बेटा एट द रेट को छोड़कर हैज के निकट ये सारे हैं। तो इन दोनों पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं था, अपोजिट से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए साहब, अब देखते हैं कि आप, ये तो बेटा आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो वैसे ही सॉल्व कर दो, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जमीन पर 4 मानक पासे, बेटा यूजुअल डाइस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस, यूजुअल डाइस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस। जमीन पे 4 मानक पासे फेंके गए, 4 मानक पासे जमीन पर फेंक दो, 4 मानक पासे जमीन पर फेंक दो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 मानक पासे जमीन पर फेंके गए, फेंक दिए साहब हमने मानक पासे जमीन पर। अब क्या कह रहे हैं, ऊपरी सतह पे क्रमशः है 4 3 1 5 है, ऊपरी सतह पे क्रमशः है 4 3 1 5 है। तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। जो बॉटम पे टच कर रही है ना, व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेस टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को जो टच करना है वो टोटल कितनी वैल्यू बन रही है हमारी। अच्छा ये बताओ, मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो। तो बेटा अगर 4 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा सर, 4 अगर सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे 3 होगा, क्योंकि मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। अगर 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, 3 और 4 7 होगा। सर अगर 1 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे 6 होगा। अगर 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे 2 होगा, क्योंकि मानक पासा में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका टोटल सम करो, 3 और 4 7 और 6 13 और 2 15, टोटल सम कितना आ गया, 15 आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते थे हम, वो कौन सा मेथड है ये बताओ। मतलब मैं बताता हूं, देखो अपोजिट सरफेस का सम कितना है 7, अपोजिट सरफेस का सम 7 7 7। तो बेटा टोटल चारों पासाओं में हर दो अपोजिट सरफेस का सम अगर 7 है तो टोटल योग कितना बना, 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। टोटल ऊपर और नीचे की सतहों को मिलाकर वैल्यू कितनी बनेगी, 28 बनेगी टोटल, क्योंकि ऊपर नीचे मिला के एक पासे में बना है 7, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, चौथे में भी 7, तो टोटल सम हो गया 28। अच्छा 28 में से ऊपरी सतहों का योग कितना दे रखा है, ऊपरी सतहों का योग दे रखा है 13, 4 और 3 7 और 1 9
और 5, सॉरी 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 5 13। ऊपरी सतहों पर कुल योग कितना दे रखा है? 13। टोटल योग कितना बनता है? 28। तो 28 में से 13 घटा दो तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 15। हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करें, जरूरी नहीं है कि हम इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करें। चलिए साहब, अब बनाइए इन क्वेश्चंस को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। हाँ जी, इफ, ये लिखा हुआ है if 1 is adjacent to 2 4 and 6, then which of the following statement is necessarily true? ये पता है क्या कह रहा है? यदि एक के निकट 2 4 और 6 है तो क्या आप बता सकते हो अपोजिट टू 1 क्या होगा? तो आप बता सकते हो व्हाट इज अपोजिट टू 1। अगर एक के निकट 2 4 6 है तो भैया एक के विपरीत क्या होगा? सर 2 4 6 को छोड़कर कौन कौन सी संख्या बच गई? 2 4 6 को छोड़कर 3 और 5। तो एक के विपरीत 3 भी हो सकता है, एक के विपरीत 5 भी हो सकता है। भैया अगर एक के निकट 2 4 6 है तो एक के विपरीत 3 और 5 में से कोई भी जा सकता है ना? एक के पीछे 3 भी आ सकता है और और एक के पीछे 5 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है एक के पीछे। अच्छा, 2 इज अपोजिट टू 6, क्या 2 6 के विपरीत है? क्या 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है? सर ये पॉसिबिलिटी है, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये संभावना है। 1 इज एडजेसेंट टू 3, 1 इज एडजेसेंट टू 3, क्या एक जो है वो 3 के निकट है? सर एक 3 के निकट हो सकता है इस फिगर में, इसमें नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो जो 3 है वो एक के निकट ही होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, संभावना, ये भी संभावना है। 3 इज एडजेसेंट टू 5, क्या 3 5 के निकट है? सर इस फिगर में भी डेफिनेटली 3 को 5 के निकट आना पड़ेगा और इस फिगर में भी 3 को 5 के ही निकट आना पड़ेगा। 3 और 5 खुद कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं रह सकते, क्योंकि 3 और 5 में से कोई एक नंबर एक के विपरीत है, तो इसीलिए 3 और 5 100% हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे। 3 इज एडजेसेंट टू 5, आप दोनों फिगर में देख सकते हो, यहां भी बेटा जो 5 आएगा वो 3 से जुड़ा होगा, यहां भी जो 3 आएगा वो 5 से जुड़ा होगा। तो ऐसी कोई संभावना नहीं बनती जिसमें 3 और 5 एक दूसरे के निकट ना आए क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। 3 इज अपोजिट टू 5, बेटा ये बात एकदम 100% फॉल्स है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 100% फॉल्स है, ये पॉसिबिलिटीज है, ये 100% ट्रू है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये दोनों स्टेटमेंट बेटा पॉसिबिलिटीज है, संभावना, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो निश्चित रूप से सत्य कौन सा है? तीसरा। अगर हमसे पूछते हैं इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है, तो निश्चित रूप से कौन सा गलत होता? चौथा। निश्चित रूप से सत्य तीसरा, निश्चित रूप से चौथा गलत, क्योंकि पहली दो पॉसिबिलिटीज है, संभावना, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि जब एक के निकट 2 4 6 है तो जो भी नंबर बच रहे हैं वो एक के विपरीत होंगे, 3 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बनाइए। एक 5 के विपरीत है
एक के विपरीत क्या है? 5। दो 3 के विपरीत है, दो के विपरीत क्या है? 3। अगर अगर एक 5 के विपरीत है, दो 3 के विपरीत है, तो मुझे बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? सर अगर एक 5 के विपरीत है, दो 3 के विपरीत है, तो बाई डिफॉल्ट 4 के विपरीत क्या होगा? बाई डिफॉल्ट 4 के विपरीत 6 होगा। बाई डिफॉल्ट 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 6 होगा। हाँ जी, बाई डिफॉल्ट 4 के विपरीत 6 होगा। 4 3 और 6 के समीप है। 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। 4 इज एडजेसेंट टू 3, ये बात तो 100% ट्रू है भैया। 4 इज एडजेसेंट टू 3, लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6, ये बात 100% फॉल्स है। 4 3 के निकट है, 100% ट्रू है, लेकिन 4 6 के भी निकट है, ये बात गलत है। हाँ बेटा, 4 3 के तो निकट है, लेकिन 4 6 के निकट नहीं है, 6 के विपरीत है। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6। ये बताओ दो के निकट क्या है? दो के निकट कौन कौन सी सतह है? तो बेटा 3 को छोड़कर सभी दो के निकट है। 1 5 4 6, 3 को छोड़कर सभी दो के निकट है। तो दो बेटा 4 के भी निकट है और 6 के भी निकट है। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6। 4 इज एडजेसेंट टू 5 बिल्कुल सही है, बट 4 इज एडजेसेंट टू 6 बिल्कुल गलत है। 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4। 6 इज एडजेसेंट टू 3 बिल्कुल सही है, लेकिन 6 इज एडजेसेंट टू 4 बिल्कुल गलत है। तो बाकी सारे जितने भी वाक्य हैं, कथन है, आधे सही आधे गलत, आधे सही आधे गलत, आधे सही आधे गलत, लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरा सही है। बाकी सब आधे आधे सही आधे आधे गलत है। भैया एक ऐसा डाइस है जिसमें एक के पीछे 5 है, दो के पीछे 3 है, चार के पीछे 6 है। तो उस डाइस में दो के निकट 4 भी होगा, 6 भी होगा, एक भी होगा, 5। 3 को छोड़कर सभी दो के निकट होंगे, सीधी सी बात है। अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती है वो सब एक दूसरे को टच करती हैं। सॉरी, वो एक दूसरे को नहीं, वो सभी इसको टच करेंगी, दो को। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अपोजिट को छोड़कर बाकी सारी सरफेस टच होती है। ये वाला बनाओ। यदि एक संख्या 2 3 और 5 के निकट है, तो मुझे बताओ एक के विपरीत क्या है? अपोजिट टू 1। अपोजिट टू 1 आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अपोजिट टू 1 आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अभी चल रही है। हाँ हाँ बेटा, इंटू टू की स्पीड पे पढ़ सकते हो, लेकिन जब इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो तब पढ़ोगे। इंटू टू की स्पीड पे अभी नहीं पढ़ोगे। बेटा अगर एक संख्या 2 3 और 5 के निकट है, तो एक के विपरीत होगा 4 या फिर एक के विपरीत होगा 6। एक के विपरीत 4 या 6 होगा। अब पहला ऑप्शन है 4 इज एडजेसेंट टू 6, ये बात 100% ट्रू है। 4 और 6 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, और डाइस में जो एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते वो एक दूसरे को टच करते हैं, है ना। 2 इज एडजेसेंट टू 5 पॉसिबिलिटी है, 1 इज एडजेसेंट टू 6 पॉसिबिलिटी है, एंड 1 इज एडजेसेंट टू 4 पॉसिबिलिटी है। ये सब संभावना है, लेकिन जो 100% ट्रू है वो ऑप्शन ए है। बेटा बी सी डी ये तीनों की तीनों संभावना है, संभावना। बाकी सब पॉसिबिलिटीज हैं, सब पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, ऑप्शन ए को छोड़कर।
हाँ जी, चलिए साहब, यदि एक दो के विपरीत है, यदि एक दो के विपरीत है, यदि एक दो के विपरीत है और तीन और चार के निकट है, बेटा इस सेंटेंस को तो बताने की जरूरत नहीं है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। पूछो को, यदि एक दो के विपरीत है तो बेटा डेफिनेटली एक के निकट क्या होगा? अगर एक दो के विपरीत है तो एक के निकट बेटा दो को छोड़कर सभी एक के निकट होंगे, तीन चार पांच छह। ये तो तुम्हें आधी बात बता रहा है, मैं तो तुम्हें पूरी बात बता दे रहा हूं। सिर्फ एक तीन चार के निकट नहीं होगा, एक तीन चार के निकट नहीं होगा, एक जो निकट होगा वो तीन चार के साथ साथ पांच और छह के भी निकट होगा, क्योंकि दो को छोड़कर जो एक है बाकी सबके निकट होगा। तीन चार पांच छह, तीन चार पांच छह। टू इज एडजेसेंट टू सिक्स, बेटा दो छह के निकट है। ये बताओ दो के निकट क्या है? दो के निकट क्या है? दो के निकट सर एक को छोड़कर, एक को छोड़कर सभी दो के निकट है, तीन चार पांच छह। एक को छोड़कर सभी दो के निकट है, तीन चार पांच छह। तो दो के निकट छह है। थ्री एडजेसेंट टू फोर, पॉसिबिलिटी है, संभावना, तीन और चार एक दूसरे के निकट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स, पॉसिबिलिटी। थ्री इज एडजेसेंट टू फाइव, पॉसिबिलिटी। ये सब पॉसिबिलिटीज है। मतलब एक ऐसा फिगर है जिसमें एक और दो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, एक और दो एक दूसरे के विपरीत है। तो मेरे दोस्त तीन और चार एक दूसरे के निकट होंगे, जरूरी नहीं है अगर तीन यहां पे है तो जो चार है इसके निकट हो सकता है तीन चार एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये संभावना है। फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे फोर है तो छह बेटा इसके निकट हो सकता है छह इसके विपरीत हो, तो ये भी एक संभावना है। थ्री इज एडजेसेंट टू फाइव, अगर यहाँ पे तीन है जरूरी नहीं है पांच इसके साथ हो सकता है पांच इसके विपरीत हो, तो ये भी एक संभावना है। बाकी सब पॉसिबिलिटी है ना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि दो तीन के विपरीत है, यदि दो तीन के विपरीत है और चार और छह के निकट है, बेटा इस बात को तो भूल ही जाओ। क्यों? क्योंकि यदि दो तीन के विपरीत है तो हमें पता है दो के निकट क्या क्या होगा। सिर्फ चार छह नहीं होगा दो के निकट, दो के निकट एक और पांच भी होगा। दो के निकट एक, वन इज अपोजिट टू फाइव, बेटा वन और फाइव एक दूसरे के अपोजिट है, पॉसिबिलिटी है वन फाइव के अपोजिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम कंफर्म आंसर थोड़ी दे सकते हैं। फोर इज अपोजिट टू सिक्स, बेटा चार और छह एक दूसरे के विपरीत हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि दो और तीन एक दूसरे के विपरीत है, बाकी कौन एक दूसरे के विपरीत है नहीं पता, तो ये संभावना में चले गए, पॉसिबिलिटी में। फोर इज एडजेसेंट टू टू एंड सिक्स, बेटा फोर इज एडजेसेंट टू टू, ये बात 100% ट्रू है, लेकिन फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फोर और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट भी तो हो सकते हैं। वन इज एडजेसेंट टू टू एंड थ्री, ये सही है, वन टू के भी एडजेसेंट होगा और वन थ्री के भी एडजेसेंट होगा, क्योंकि दो के निकट एक भी होगा, तीन के निकट भी एक होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पर जितने भी फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइजेस, ये सारे के सारे ना मानक पासा है। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सभी के सभी मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा समझते हो, जिस पासे में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। यहां प्रत्येक पासे में विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है, ये सभी मानक पासा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाओगे जल्दी से। पानी की बोल देना यार। ये सभी के सभी मानक भाषा है आज का लेक्चर के लिए, बट पुराने लेक्चर तो बहुत जरूरी थे देखना। तुम सीधे ही आज का लेक्चर पहुंच गए यार, हद करते हो बिल्कुल।
पुराने लेक्चर तो निपटा लेते। If the dice 1, 2 and 3 have even number of dots, if the dice 1, 2, 3, if the dice 1, 2, 3, if the dice 1, 2, 3, if the dice 1, 2, 3 have, if the dice 1, 2, 3 have even number of dots, even number of dots, normal, on their bottom faces, on their bottom faces. बेटा डाइस 1, 2, 3 के बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो इवन है, इवन। इफ द डाइस 1, 2 एंड 3 हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, बॉटम फेसेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। देखो ये जो डाइस है 5 के पीछे 2 है, 6 के पीछे 1 है। भैया मानक पासा है, मानक पासा वो पासे होते हैं जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3। मानक पासा वो पासे होता है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। समझ रहे हो? तो बेटा 5 के पीछे 2, 2 के पीछे 5, 6 के पीछे 1, 1 के पीछे 6, बचे क्या 3 और 4। अच्छा 3 और 4 में जो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है ना वो नीचे है, 3 और 4 में इवन है 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। अच्छा इस वाले डाइस में कौन कौन सी डॉट बची? 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 2, 3 4 5 2, बचा क्या 6 1। अच्छा 6 1 में इवन नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है? 6, 6 नीचे 1 ऊपर। अच्छा यहां पर बेटा 2 के पीछे चला गया 5, 6 के पीछे चला गया 1, 2 5 6 1, बचा गया 3 4, 3 4 में इवन क्या है 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। तो अब क्या करना है? देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस। तो बेटा टॉप फेसेस पे कुल डॉट्स कितनी है? 3 और 1 4 और 3 7। तो टॉप फेसेस पे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है? 7। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है? 7। चलिए नेक्स्ट। अब यार आज मैं डाइस नहीं लाया। देखो ये डाइस तुम्हारे सामने है, मान लो ये डाइस है, मैं डाइस लेके नहीं आया क्योंकि जल्दबाजी में रह गया मेरे बैग में। देखो ये एक, मान लो यहाँ पे पेन है, पेन, चलो ये देखो ये डाइस है, ये वाली सरफेस हमारे सामने है। अब इस डाइस को मैं कितनी बार तुम्हारे सामने घुमाऊंगा ये वाली सरफेस तुम्हारे सामने आ जाए? एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार। तो 4 बार घुमाते ही ये वाली सरफेस यानी कि वही फिगर रिपीट हो गई जो पहले से बनी हुई थी। 1 2 3 4, 4 बार घुमाने से सेम वही फिगर बन जाती है जो थी पहले से। या फिर अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो देखो ये आपके सामने है, 1 2 3 4, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, 4 बार अगर आप डाइस को घुमाते हो तो वही फिगर आपके सामने आ जाती है। तो अगर आपको 100 बार घुमाना है तो 4 से भाग कर दो, तो 4 का मल्टीपल है तो यानी कि सेम फिगर रहेगी। अगर आपको 50 बार घुमाना है तो 4 से भाग कर दो, 12 चौक 48, यानी कि सिर्फ आपको 50 नहीं 2 बार घुमाना है। तो जितनी भी बार घुमाना है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको उतनी ही बार उसको घुमाना है। 1 लाख बार घुमाना है तो 4 से भाग कर दो, 1 लाख में कितना रिमाइंडर बचेगा? सिर्फ फाइनली उतनी बार उस डाइस को घुमाओ। समझ गए? एक ही डायरेक्शन में। 2154 बार घुमाना है, 4 से भाग कर दो, कितना रिमाइंडर बचना है तुम्हारा? 4 पंजे 20, बचा 1, 4 तिया 12, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 2, तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि डाइस को सिर्फ 2 बार घुमाना है। और अगर किसी मानक पासा को, ये एक मानक पासा है, इस पासे को अगर आपको ऐसे 2 बार घुमाना है ना, ऐसे 2 बार घुमाना है, तो बताओ नई फिगर जो बनेगी उसमें यहाँ तो 3 होगा, यहाँ पर कौन कौन से नंबर होंगे ये बताओ। अगर इसको 2 बार, एक बार घुमाओगे तो बेटा 2 सामने आ जाएगा, दूसरी बार घुमाओगे तो 2 नीचे पहुंचेगा, 2 नीचे तो 5 ऊपर।
दो नीचे तो 5 ऊपर। एक बार घुमाओगे तो एक जाएगा नीचे, दूसरी बार घुमाओगे तो एक जाएगा पीछे, एक पीछे तो 6 आगे, 2 बार रोटेट करने पर। ठीक है, तो डायरेक्शन दी होगी कि हम घुमा कैसे रहे हैं। दो तरीके से घूमता है डाइस, एक तो इस तरीके से घूमता है, दूसरा डाइस घूमता है इस तरीके से। जैसे ये मानक पासा है, इस डाइस को इस तरीके से 2 बार घुमाना है आपको। तो बताओ कैसे डाइस बनेगा। जब इस तरीके से घुमाओगे तो ऊपर वाली सरफेस पे 2 का 2 रहेगा, ऊपर वाली सरफेस पे 2 का 2 रहेगा, है ना। हाँ जी, तो दो तरीके से घूमता है डाइस, एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से। यहां पे इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे इसका भी रिवर्स कर सकते हो, लाइक दिस। बात एक ही है। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जब तुम्हें अपोजिट सरफेस के बारे में पता होता है तो घुमाना बेटा डाइस को बड़ा आसान है। बस अपोजिट सरफेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, इफ द डाइस 1 2 3 हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। बेटा जो डाइस 1 2 3 है, इनके बॉटम फेसेस पे ना इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स बॉटम फेसेस पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 के पीछे 2 है, 6 के पीछे 1 है, 5 2 6 1, 5 2 6 1, बचा क्या 3 4, बचा क्या 3 4। तो 3 4 में इवन क्या है 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। सर 3 4 5 2, बचा क्या 6 1, 6 1 में इवन क्या है 6, 6 नीचे 1 ऊपर। बेटा 2 5 6 1, 2 5 6 1, बचा क्या 3 4, 3 4 में इवन है 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। And the dice 4 5 6 have odd number of dots on their top faces। बेटा जो डाइस 4 5 6 है ना, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड है, ऑड। तो बेटा 5 2 3 4, बचा गया 6 1, 6 1 में ऑड क्या है 1, 6 1 5 2, 6 1 5 2, बचा गया 3 4, 3 4 में ऑड क्या है 3, 4 3 2 5, बचा गया 6 1, 6 1 में ऑड क्या है 1। Then what would be the difference in the total number of top faces dots between these two set। बेटा टोटल सम कितना है 3 और 1 4 और 3 7। टोटल सम कितना है 1 और 3 4 और 1 5। 7 और 5 का अंतर कितना आ गया, 7 और 5 का अंतर आ गया 2। 7 और 5 का अंतर कितना आ गया, 7 और 5 का अंतर आ गया 2। 7 और 5 का अंतर, 7 और 5 का अंतर 2 आ गया। समझ रहे हो 7 और 5 का अंतर 2 आ जाएगा 2। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। कमेंट्स थोड़े से 5-10 मिनट और खींच दो, 5-10 मिनट और बढ़ा दो कमेंट। हाँ जी, इफ ऑड नंबर डाइस, इफ ऑड नंबर्ड डाइस, ऑड नंबर डाइस का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। इफ ऑड नंबर्ड डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, मतलब इनके बॉटम फेसेस पे ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है, इनके बॉटम फेसेस पे ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है। बेटा 5 2 6 1, 5 2 6 1, बचा गया 3 4, 3 4 में 3 नीचे 4 ऊपर। 2 5 6 1, बचा गया 3 4, 3 4 में 3 नीचे 4 ऊपर। 6 1 5 2, 6 1 5 2, बचा गया 3 4, 3 4 में 3 नीचे 4 ऊपर। समझ रहे। जो ऑड नंबर डाइस है वो है 1 3 5, और इन डाइस की जो बॉटम फेसेस हैं उस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो हमारी ऑड है, ऑड। तो ऊपर इवन हो गई, नीचे ऑड, तो बाय डिफॉल्ट देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस। तो बेटा टॉप फेसेस पे टोटल डॉट्स कितनी हो गई, 4 और 4 8 और 4 12। टोटल टॉप फेसेस पे डॉट्स कितनी हो गई, 12 हो गई, 12। हाँ जी, इसके बाद बस लास्ट 2 क्वेश्चन और बचेंगे, फिर दुनिया का हर क्वेश्चन तुम बना सकते हो रिलेटेड टू डाइस। इस क्वेश्चन के बाद बस आखिरी के 2 क्वेश्चन और हैं,
उसके बाद फिर दुनिया का हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे रिलेटेड टू डाइस। इफ इवन नंबर डाइस का मतलब 2 4 6, इवन नंबर डाइस का मतलब 2 4 6 हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन है, इवन। बेटा 3 4 5 2, 3 से 4 हट गया, 5 से 2 हट गया, तो 6 1 बचा, 6 1 में इवन क्या है 6, 5 2 3 4, 5 2 3 4, 6 1 बचा, 6 1 में इवन क्या है 6, 4 3 5 2, 4 3 5 2, 6 1 बचा, 6 1 में इवन क्या है 6। What would be the total number of dots on the top faces? तो बेटा 6 और 6 12 और 6 18, 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 है ना। बेटा 3 नंबर ऑड नहीं है, तुम गधे हो गया, ये ऑड नंबर्स को नहीं जानते तुम, ऑड और इवन नंबर्स को। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। और ये 2 क्वेश्चन बेटा स्पेशल 2 क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, if the difference between the odd number of dots of opposite faces is 6, then which figure is correct? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब कौन सी आकृति सही है। बस यही क्वेश्चन है बेटा, इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई जानकारी आपको नहीं दे रखी। यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही है, ठीक है। और 4 ऑप्शन थे आपके सामने एग्जाम में, और हर ऑप्शन में हर सरफेस पे नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई है इस तरीके से बेटा नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी, नंबर ऑफ डॉट्स लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ डॉट्स हमारी बनी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी। लेकिन मैं नंबर ऑफ डॉट्स अगर मैं बनाता हूं, नंबर ऑफ डॉट्स, बेटा ये क्वेश्चन ना स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड है। देखो ये 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, ये इंफॉर्मेशन पहले दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 के ही 4 पार्ट थे ये, और क्वेश्चन नंबर 20 में पहले ही बताया हुआ था ये जितने भी पासे हैं ये सब मानक पासे हैं, मानक पासे। ये इंफॉर्मेशन पहले बता रखी थी आपको। अब देखो मैं नंबर ऑफ डॉट्स नहीं बता रहा, अगर मैं नंबर ऑफ डॉट्स बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगी डॉट्स। तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स की जगह सीधा नंबर ही लिख देता हूं मैं। 8 8 10 8 10 12 7 9 11 4 5 6। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझते हो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट फेसेस, इसका मतलब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में डाइस की जो 6 सरफेस है ना, 6 सरफेस, उन 6 की 6 सरफेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है ना वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाइस की जो विपरीत सतह है ना उस पे जो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स का डिफरेंस है वो 6 आना चाहिए। यानी कि डाइस की 6 सरफेस पर जो बिंदु बने हुए हैं वो ऑड नंबर्स बिंदु बने हुए हैं, ऑड नंबर डाई मतलब ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। तो इवन डॉट्स वाले सारे फिगर गलत हो गए, इवन डॉट्स वाले सारे फिगर गलत हो गए। तो गलती से भी एग्जाम में ऑड डाइस वर्ड यूज होता है तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ डॉट्स होंगी हमारी वो होंगी 1 3 5 7 9 11। अगर एग्जाम में गलती से भी इवन डाइस यूज होता है या फिर इवन नंबर ऑफ डॉट्स यूज होता है, डाइस की 6 सरफेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, तो वो जो डॉट्स होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है 2 4 6 8 10 12। और अगर मान लो कुछ भी यूज ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ डॉट्स होती है डाइस पे वो होती है 1 2 3 4 5 6।
मान लो कि सर गलती से अगर ये वाला फिगर बन जाता तो इस फिगर को गलत कैसे साबित करते। अगर ये वाला फिगर बन जाता एग्जाम में 1 3 9, तो इस फिगर को गलत साबित कैसे करते। सर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेसेस इज 6, हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर हर दो विपरीत सतहों का अंतर 6 है तो बेटा एक के पीछे क्या होगा, एक के पीछे होगा 7, 7 के पीछे 1, तभी तो इन दोनों का अंतर 6 आएगा। 3 के पीछे क्या होगा, 9, 9 के पीछे होगा 3, तभी तो 3 और 9 का अंतर आएगा 6। 5 के पीछे होगा 11, 11 के पीछे होगा 5, तभी तो 5 और 11 का अंतर आएगा 6। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो ये है। हम एक ऐसे पासे की बात कर रहे हैं जिसमें 1 और 7 एक दूसरे के विपरीत है, 3 डॉट के विपरीत 9 डॉट है, 9 डॉट के विपरीत 3 डॉट, 5 के विपरीत 11, 11 के विपरीत 5। तो ये वाला फिगर क्यों गलत है सर, इस फिगर में 3 और 9 एक दूसरे के विपरीत है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन एग्जाम में बेटा इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एग्जाम में तो हमें पता है इवन नंबर ऑफ डॉट्स नहीं हो सकती किसी भी डाइस पे, तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स वाले सारे फिगर हमने गलत कर दिए। तो जो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स का फिगर था सिर्फ वही फिगर बचा सही करने के लिए, बाकी सारे फिगर गलत हो गए। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, आखिरी का क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference between the number of dots if the difference between the number of dots is 3, then which figure is correct। यदि यदि समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, तब कौन सी आकृति सही है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो हमें बोला तो गया था यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, तो हमने वो वाला पासा चूज कर लिया था जिसपे सारे के सारे जो नंबर ऑफ डॉट्स थे वो विषम थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, ना तो आपको बोला इवन नंबर ऑफ डॉट्स, ना ही बोला ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। तो इस बार भी बेटा हर सरफेस पे कुछ कुछ नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई है ना, हर सरफेस पे कुछ कुछ नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई है। अब इस फिगर को कैसे पहचानोगे सर, इस बार क्या बोला है, समभुज का मतलब होता है अपोजिट सरफेस, विपरीत सतहों, समभुज का मतलब होता है विपरीत। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स होने ना ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, कुछ नहीं बोला ना, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है। ये नॉर्मल डाइस है जिसपे 1 से लेके 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये जितने भी डॉट्स हैं 8 8 10 8 10 12 7 9 11, ये सब हटा दो। दिक्कत तो तब आती जब मान लो एक ऐसा फिगर बन जाता हमारे सामने 1 2 5। इस फिगर को हम गलत कैसे साबित करते सर, हर दो अपोजिट सरफेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हर दो अपोजिट सरफेस का डिफरेंस होना चाहिए 3। तो ये बताओ 1 के अपोजिट क्या आना चाहिए ताकि दोनों का डिफरेंस 3 हो जाए। सर 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट क्या आ गया सर, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, भैया 5 और 2 का अंतर 3 आ गया। और 3 के विपरीत क्या आ गया, 6, तभी तो 6 और 3 का अंतर 3 होगा। तो हर दो अपोजिट सरफेस का डिफरेंस 3 आ गया। अब इस बेसिस पे इस ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करोगे। डाइस में सर दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, बात खत्म। तो अगर एग्जाम में इवन नंबर ऑफ डॉट्स बोली जाए तो इवन डाइस, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स बोली जाए तो ऑड डाइस, नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल 1 to 6, बात खत्म। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। लव यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच। डाइस की संपूर्ण सेवा हुई समाप्त। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो जो कि रिलेटेड टू है पासा। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोपहर 1 बजे।